हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का पेपर हो गया 22-23 सेशन का। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो तो इसे देख लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं करने जा रही हूँ। इसके अलावा जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं उन्हें ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लेना है। इसके अलावा DOE का जो सैम्पल पेपर है प्लेलिस्ट के अंदर, उसको भी आप अच्छी तरह से करके जाइए, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया तो वो बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक है या कितने नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें से इफ़ P इक्वल टू sin 15 प्लस cos 15, तो आपको 2p स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना था। तो देखिए इसमें कैसे करना था आपको। sin 15 प्लस cos 15 की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं है, sin 15 प्लस cos 15 की, तो हम इसे कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी में चेंज करना था। देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने कर दिया है। तो sin 15 और cos 15 में पहले हम cos 15 को चेंज करेंगे sin 75 में, क्योंकि आपको पता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो cos 90 माइनस 75 करेंगे तो sin 75 आ जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है ये एक आइडेंटिटी बन रही है sin 75 और sin 15 को हम 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 45 प्लस 30 में, है ना। और ऐसी sin 15 को कैसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30 में। तो ये कुछ ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो ये आइडेंटिटी जो होती है 2 sin A cos B की होती है। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी में आपको खोलना था इसे। तो 2 एज इट इज़ रहेगा, sin 45 की वैल्यू रख दो, cos 30 की वैल्यू रख दो, तो ये आएगा इतना। तो ये हमारा P आया है। क्या आया ये P, ये तो P आया ना। तो अब हमें P थोड़ा फाइंड करना है, 2p स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है। तो यहाँ P की वैल्यू जो आई है वो रखिए, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, एंड ये कैंसिल होकर 3 माइनस 1 2, इसका आंसर होगा C ऑप्शन। तो बताना किसका ठीक है ये। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड C ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ 3 10 15 माइनस 10 क्यूब 15 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 50। ये तो देखते ही पता चल रहा है 10 3 थीटा की आइडेंटिटी है। ठीक है। तो 10 3 थीटा की आइडेंटिटी लगानी थी। यहाँ पे थीटा आपको दिख रहा है क्या है, 10 के साथ थीटा कितना है 15 है ना सब में। तो यानी कि थीटा की जगह 15 रखना है। 15 3 का 45, 10 45 होता है 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट देखते हैं। डोमेन पूछा था। देखिए सिग्नम फंक्शन है। इस सिग्नम फंक्शन के मैंने डोमेन आपको सैम्पल पेपर में भी बताया, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सैम्पल पेपर ज़रूर करना। ठीक है। DOE का जो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको आराम से। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन अगर पूछे तो डोमेन तो एनी रियल नंबर, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में x है ना तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी x, ये क्वेश्चन में जो भी चीज़ होती है डिवाइड में डिनोमिनेटर में, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो इसमें कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। तो अगर सिग्नम फंक्शन के लिए डोमेन बोले तो रियल होगा बट 0 को छोड़ के, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा ना इससे। तो ये इसका डोमेन है। बट अगर रेंज पूछते सिग्नम फंक्शन के लिए, सिग्नम क्या होता है जब ऊपर मॉडुलस नीचे बिना मॉडुलस वाला नंबर हो, सेम नंबर हो, एक मॉडुलस में और एक विदाउट मॉडुलस हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। ठीक है। एक जगह मॉडुलस होगा और एक नीचे कैसा होगा विदाउट मॉडुलस, तो उसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो उसका डोमेन तो देखिए ये होगा जब x होगा। अदरवाइज मान लो x माइनस 2 मॉडुलस में होता और x माइनस 2 ऊपर होता तो भी वो सिग्नम फंक्शन है। तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब x माइनस 2 का मतलब अगर ये x माइनस 2 होता बाई चांस, तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x तब क्या नहीं होता 2 नहीं होता। तो यानी कि रियल में से आप 2 माइनस करते। अभी तो यहाँ पे x को मैं इस पूरे को 0 के बराबर रखूँगी तो x 0 ही आएगा ना, तो इसलिए 0 माइनस किया। बट अगर ये मॉडल ये जो सिग्नम फंक्शन होता है ऐसा होता है x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2, तो ये जो है ना मॉडुलस के अंदर ये क्या नहीं होना चाहिए, पूरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि तब आपका यहाँ पे 0 की जगह 2 आ जाता। ठीक है, समझ आ गया। तो सिग्नम फंक्शन के डोमेन में तो आपको कंडीशन रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं, वो मतलब पूरा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ तो 0 आएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर 2 होता तो r माइनस 2 लिखते, बट यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू 0 ही आ रही है तो r माइनस 0। तो आई होप ये को समझ आ गया होगा। रेंज लेकिन कोई भी सिग्नम फंक्शन हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, रेंज हमेशा -1 और 1 रहेगी, -1 और 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा था इसकी मिनिमम वैल्यू। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, a cos x प्लस b sin x, तो इसकी जब भी मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो आप ना ये फॉर्मूला लगाना -√a² प्लस b²। तो a की प्लेस में देखो a क्या है जो cos x के आगे है, और b ये है ये a cos x प्लस b sin x में मिनिमम निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 नेगेटिव आएगा मिनिमम में। और अगर ये मैक्सिमम निकालना होता तो यहाँ माइनस नहीं लगाते, ये +13 आ जाता। ठीक है,
इसका आंसर सी ऑप्शन है -13। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ़ ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और आपको ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने। ये क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया है, प्लीज़ सैम्पल पेपर को देख लेना, सारे क्वेश्चन उसमें बहुत डिटेलिंग में बताए हुए। ठीक है, तो जब भी ए क्रॉस बी होता है तो ए क्रॉस बी तो सबको बनाना आता है, जैसे 1 के साथ ए का ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 1 के साथ फिर बी का ऑर्डर पेयर आ जाएगा, है ना, ये तो सबको आता है ना ए क्रॉस बी करना। ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, ए का पहले एलिमेंट लो 1, उसको बी के ए के साथ ले लो, फिर ए का 1 को फिर इसके बी के साथ ले लो, पहले ए का आगे लेना है और बी का बाद में लेना है। ऐसे फिर ए का 2 लो, एक बार ए के साथ, एक बार 2 को बी के साथ और एक बार 2 को सी के साथ, तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो जाता है। तो देखिए मैंने बना दिया है। ये ए क्रॉस बी अगर पूछा होता बनाने को तो ए के आगे लिखने होते हैं और ए का एलिमेंट बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लगाना है। तो 1 को ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, 1 को सी के साथ, 2 फिर 2 की टर्न। अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले ए आता, फिर कॉमा 1, फिर बी ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, फिर बी कॉमा 1 बी कॉमा 2। बट यहाँ ए क्रॉस बी है तो ऐसे। ठीक है, तो वैसे तो हमें दिख ही रहा है, हमने बना लिया, ये 6 आएंगी, है ना। लेकिन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस ये बहुत बड़े बड़े एलिमेंट हो गए, यहाँ तो 2 और 3 है चल जाएगा, बट अगर ज़्यादा हो गए, इसमें 10 हो गए, उसमें तो हम सारे थोड़ा ना बनाएंगे। तो उसका मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। तो जब भी ए क्रॉस बी में नंबर पूछते हैं तो ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 आंसर आ जाएगा। और अगर इसके अंदर सबसेट पूछते, अगर इसके अंदर सबसेट पूछते ए क्रॉस बी या रिलेशन के अंदर सबसेट पूछते तो 2 की पावर mn आ जाता। ये इसके एलिमेंट मान लो m है और ये इसके एलिमेंट n है। तो ये मैंने सैम्पल पेपर में आपको बता रखा है, तो ध्यान से देख लेना, जिनके एग्जाम अगर नहीं हुए और जिनके हो गए तो बताओ कि आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन 6 देखिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है और साइन 2 थीटा निकालना। ये क्वेश्चन तो सिंपल ही होता है। साइन 2 थीटा के लिए आपको ये देखो, यहाँ से तो साइन थीटा कोई आइडेंटिटी से निकलेगा नहीं, तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्वायर करो। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 दिया हुआ है आपको, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा ना। फिर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, ये एज इट इज़। एंड यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे देखो या तो वहाँ ले जाना माइनस हो जाएगा, है ना, 1 यहाँ ला के माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा। अब इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, तो ये 0 यानी साइन 2 थीटा आपको निकालना था, तो कितना आ गया 0। तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन है और इधर का भी आंसर ए ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 से लेके आयोटा 20 तक का वैल्यू फाइंड करना था। तो इसके लिए आपको यहाँ तो देखो 1 तो दिया ही हुआ है, जी तो आपको 1 दिया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सबको पता होती है -1 होती है। फिर आयोटा 4 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आयोटा 4 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करो। आयोटा स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो उसको स्क्वायर तो +1। ऐसी आयोटा 6 की वैल्यू कैसे आएगी, आयोटा स्क्वायर को अंदर रख लो, 3 को बाहर रख लो, तो ये 2 3 6 हो जाएगा ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और 3 बार को लेगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे हमने इस 1 को तो एज इट इज रखा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा 4 की जगह +1, फिर आयोटा 6 की जगह -1। अच्छा, फिर आयोटा 8 आएगा। ये ध्यान रखना, जब भी ना आयोटा की पावर चाहे 4 हो, 4 के मल्टीपल फॉर्म में, आयोटा की पावर 8 हो, आयोटा की पावर 16 हो, ये सब मिला के कितना होता है 1 होता है। आयोटा का पावर 4 1 होता है ना, तो आयोटा 8 भी 1 होगा, आयोटा 6 भी, यानी कि कह सकते हो आयोटा की पावर अगर 4 टाइम n है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा 1 के। तो ये प्रॉपर्टी होती है आयोटा की पावर अगर 4n है। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा, तो यहाँ पे देखो एस से 2 से स्टार्ट हुआ 20 तक गया, तो 2 से 20 तक तो 10 टर्म्स आएंगी, है ना, और एक एक्स्ट्रा टर्म भी है यहाँ पे। तो देखो 2 ये जो 10 टर्म है इनके तो पेयर बन जाएंगे, एक -1 एक +1, एक -1 +1, है ना, तो एक 1 एक्स्ट्रा बचेगा ना लास्ट में प्लस का, तो ये 1 आंसर होगा इसका। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ z = x + आयोटा y लाई इन 3rd क्वाड्रेंट, तो आपको इस z कॉन्जुगेट अपॉन z को बताना है कि ये भी 3rd क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अगर ये करेगा तो ये कंडीशन क्या लगेगी, मतलब इन्होंने बोला ये करेगा, पूछा नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा, इन्होंने बोला अगर ये भी 3rd क्वाड्रेंट पे आएगा तो कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए। तो सोचो, अगर आपको z आपको दिया हुआ है x + आयोटा y और ये 3rd क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट पे आपको पता है 3rd क्वाड्रेंट पे ये होता है ना 3rd क्वाड्रेंट, यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है, यानी x भी <0 होता है y भी <0 होता है। तो अगर मैं z कॉन्जुगेट अपॉन z को देखूँ
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। z कॉन्जुगेट आपको पता है, अगर ये x प्लस आयोटा y है तो z कॉन्जुगेट में आयोटा वाला टर्म प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। रियल वाला टर्म कुछ चेंज नहीं होता, बट ये वाला चेंज हो जाता है। और z तो हमें पता ही है कि ये x प्लस आयोटा y है। अब हमने क्या किया, इसका रूट z तो ऐसे है ना, तो अगर मुझे इसे जस्ट पूरे नंबर में चाहिए तो हमने इस पर स्क्वायरिंग कर दी, z मॉडुलस कर दिया। ठीक है, z की जगह हमने z मॉडुलस कर दिया और इस पे हमने स्क्वायर कर दिया। तो z मॉडुलस आपको पता है क्या होता है, सबको पता है z मॉडुलस क्या होता है, x रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर पे अंडर रूट लग जाता है, ये ध्यान रखना, ये z मॉडुलस होता है। तो z मॉडुलस का स्क्वायर किया है तो रूट हट जाएगा, और इसका भी स्क्वायर किया है तो ये तो z कॉन्जुगेट ये होता है, तो इस पर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ये एक आइडेंटिटी बन रही है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने इसे आइडेंटिटी से खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो देखो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये आएगा ना आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम इसे प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर तो नेगेटिव होता है ना, -1, तो ये एक्चुअल में प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और फिर 2a भी करेंगे तो 2xy आयोटा आ जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी अपॉन में लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये जो है अगर इसे थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है नेगेटिव होनी चाहिए, x भी नेगेटिव होना चाहिए और y भी नेगेटिव होना चाहिए। तो सोचो x नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाई स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा, है ना, ये वाला जो पार्ट है, जब वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होगी, सॉरी, तो ये देखो ये नेगेटिव बन जाएगा ना, ये पूरा रियल पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट भी नेगेटिव होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट माना जाएगा। तो ये रियल पार्ट को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, इस पूरे को नेगेटिव बनाना है, तो यानी कि इसमें से ये कुछ माइनस हो रहा है, तो अगर ये वाला टर्म बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। तो यानी कि कंडीशन क्या रहेगी कि ये वाई स्क्वायर बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर से, तो ये जो वैल्यू होगी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये कंडीशन है, तो अगर ये कंडीशन है तो स्क्वायर से स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब वाई भी एक्स से बड़ा होना चाहिए, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो कंडीशन क्या लगेगी, हाँ नेगेटिव करने के लिए, तो कंडीशन हमारी बी कंडीशन जाएगी, वाई और एक्स दोनों ही क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे, 0 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, y लेस देन x लेस देन 0। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किया है हमने, कि आपको दिख रहा है कि एक्स वाई दोनों नेगेटिव है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखो एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये टर्म भी माइनस होनी चाहिए, रियल वाली भी माइनस होनी चाहिए और इमेजिनरी वाली भी। तो ये तो ऑलरेडी माइनस है क्योंकि एक्स वाई की कंडीशन यहाँ लग रही है, बट यहाँ पे अगर मुझे इसे माइनस करना है, देखो स्क्वायर है तो चाहे यहाँ नेगेटिव लूँ चाहे यहाँ नेगेटिव लूँ तो ये पॉजिटिव ही बन जाएंगे ना। तो हमें कुछ ऐसे लेना है कि अगर ये नेगेटिव करना है तो ये वाई स्क्वायर वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए एक्स स्क्वायर से, समझ आया। अगर वाई स्क्वायर वाला जो भी आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, तो देखो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो माइनस ही तो मिलेगा, तो यानी मुझे ये पूरा नेगेटिव करना है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई तो दोनों नेगेटिव है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये एक्स वाई नेगेटिव पॉजिटिव बन के, लेकिन ये नेगेटिव दे देगा इसको पूरा, तो ये कंडीशन अगर यहाँ लगती है एक्स वाई के लिए तो ये नेगेटिव ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ लगती है तो ये तो स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएंगे ना। तो हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, अगर इसे पूरा नेगेटिव करना है तो हमें वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बड़ा रखना पड़ेगा। अब अगर मैं वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बड़ा रख रही हूँ तो आपको पता है वाई स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर से बड़ा है, और क्योंकि हमें वाई और एक्स दोनों नेगेटिव बोले हैं ना, तो अगर मैंने मान लो एक एग्जाम्पल से अगर मैंने -4 लिया तो हमें पता है -4 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर से क्या आएगा, बड़ा आएगा, है ना। 4 का स्क्वायर करूँगी तो 16 पॉजिटिव आएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ही एक्स वाई, तो ये -4 का स्क्वायर -3 से के स्क्वायर से बड़ा होता है। लेकिन जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी यहाँ से तो ये -4 -3 से क्या आ जाएगा, छोटा नहीं आ जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना जब स्क्वायर हटेगा तो इसका मतलब वाई जो है
वाई स्क्वायर तो बड़ा था एक्स स्क्वायर से, लेकिन वाई जो है एक्स से क्या आएगा, छोटा आएगा, और वाई एक्स से छोटा, और ये दोनों ही कैसे है, 0 से छोटे है ना। तो यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी बी ऑफ। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको पहले ये देखो स्ट्रेट लाइन होती है ना, जब ये ब्रैकेट नहीं होता, इसका ध्यान रखना, ये आपका मॉडुलस का साइन होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी मॉडुलस ना बहुत सारे टर्म्स में लगा होता है, देखो ये 1 + आयोटा, फिर 2 + आयोटा, फिर 3 + आयोटा, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है। तो जब भी ऐसा मॉडुलस बहुत सारे टर्म के मल्टीप्लाई के साथ होता है, जब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में हो और मॉडुलस लगाओ, तो मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ना सब में सेपरेट लग जाता है। तो यानी कि जब मॉडुलस इस पूरे पे लगा तो इस पे भी अलग लगाओ, इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, तीनों पे हमने अलग अलग लगा दिया। अब आपको मॉडुलस का मतलब तो पता ही है ना, 1 तो देखिए अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो हम इसका जब मॉडुलस निकालते तो हम इसके ये देखो a रियल पार्ट है तो उसका स्क्वायर करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर करते हैं, रूट करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब भी ऐसा स्ट्रेट लाइन हो तो यानी कि इसका मतलब मॉडुलस निकालना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऐसे निकाला जाता है। तो देखिए जब सब पे अलग अलग पे पहले तो पूरे पे मॉडुलस था, तो हमने इस पे भी लगाया, इस पे भी लगाया, इस पे भी लगाया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। फिर ये क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस है, तो इसको मॉडुलस के हिसाब से खोलो, 1 का स्क्वायर, फिर 1 आयोटा के साथ 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, फिर इसका रूट। सेम ऐसे इसको भी खोलो, इसका रियल पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस, सेम ऐसे ही इसको खोलेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 5 हो जाएगा, ये रूट 10 हो जाएगा। सब पे रूट है तो इकट्ठा रूट ले लेना। तो ये ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। तो बताना कि ये किसने ठीक किया है क्वेश्चन। गिवन दैट एक्स वाई एंड बी आर रियल नंबर एंड एक्स लेस देन वाई, बी लेस देन 0, तो आपको कंडीशन बतानी क्या लगेगी। तो यहाँ भी इनइक्वालिटी के थोड़ी से प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। देखो एक्स वाई और बी तीनों रियल नंबर है, यानी कि ये इमेजिनरी नहीं है, तो रियल है। रियल है मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो और कंडीशन क्या दी, एक्स वाई से लेस है और बी लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स तो वाई से छोटा है, बी और बी 0 से छोटा है, तो बी 0 का मतलब बी नेगेटिव होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, बी मान लो मैंने -1 ले लिया, और एक्स वाई से छोटा है तो यानी कि मैंने ले लिया x2 और y3। ठीक है, तो ऐसे करके ना आप इसके ऐसे एग्जाम्पल लेके इनइक्वालिटी को सॉल्व किया करो जब ये आपको एक्स वाई में समझ नहीं आती। अब आपको बोल रहा है एक्स लेस देन वाई है, और फिर कंडीशन आपको, वैसे तो इसमें क्वेश्चन में 4 कंडीशन दी है, तो आप सारी कंडीशन में ना ये वैल्यू लगा के देखना। तो मैंने लगा के देखा, इसे x और y को ऊपर रखा और b को देखो सब में नीचे रखा गया है ना। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू -1 ली थी ना, क्योंकि b लेस देन 0 बोला था तो नेगेटिव लेना था, और x y से बड़ा है, सॉरी x y से छोटा है, तो इसको आपने ये छोटा ले लिया और ये बड़ा ले लिया। तो जब हमने ऐसा किया और ये वैल्यू यहाँ रखी b की दोनों, क्योंकि b सबके नीचे है ना सारे ऑप्शंस में, तो हमने रखा b के लिए, तो बोल दिया इन्होंने नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जब रखा तो हमने देखा कि ये तो -2 आ रहा है और ये -3 आ रहा है ना, ये नेगेटिव ऊपर चला गया, ये नेगेटिव। तो ये देखो -2 क्या होता है, -3 से बड़ा होता है ना। तो यानी कि x/b, ये क्या था, x था ना, x के अपॉन में b, y के अपॉन में b, x/b y/b से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये ऐसे करके आपको एग्जाम्पल ले लेके करनी है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सी में, x/b ग्रेटर देन y/b, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको मॉडुलस की इनइक्वालिटी समझा रखी है सैम्पल पेपर पे, वहाँ से आप देख लेना। मॉडुलस x - 1 ग्रेटर देन 5, तो जब भी ग्रेटर देन की कंडीशन होती है, कोई भी मॉडुलस ग्रेटर देन a होता है, तो 2 कंडीशन लगती है। एक तो या तो ये जो मॉडुलस के अंदर है या तो इस 5 से बड़ा होगा, या फिर ये इसके नेगेटिव से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर लेस देन होता है तो -5 से 5 के बीच में होता है, और अगर ग्रेटर देन हो तो या तो 5 से बड़ा होगा या इसके नेगेटिव से छोटा होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, तो -1 वहाँ जाके +6 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। यहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, -1 वहाँ जाएगा तो x लेस देन -4 हो जाएगा। अब इन दोनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन होगा वो हम लेंगे। तो देखो x लेस देन -4 का मतलब यहाँ से 4, देखो इक्वल तो नहीं लगाना, तो यहाँ पे डॉट मत लगाना, मतलब डार्क मत करना, इसको ऐसे रहने देना। -4 से छोटा मतलब इधर जाएगा ∞ की तरफ, है ना। और ये क्या बता रहा है, 6 से बड़ा, यानी 6 पे डॉट मतलब 6 नहीं इंक्लूड है, इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होता तो 6 भी इंक्लूड होता।
तो ये x ग्रेटर देन 6 आता, 6 से इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यानी इसका सोल्यूशन ये भी होगा और ये भी होगा। तो -4 से माइनस इन्फिनिटी और 6 से इन्फिनिटी, और दोनों है तो यूनियन लगा देना है। अच्छा ये इंक्लूड नहीं है ना -4 और 6, तो यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट लगानी है। अगर ये मान लो इक्वल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे बड़ा ब्रैकेट, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा देते, इसमें भी और इसमें भी, अगर इक्वल होता। ठीक है, ओपन या भी ओपन इंटरवल रखना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल होता इनमें से किसी एक में या जो दोनों में, तो ये वाला ब्रैकेट लगता है बड़ा वाला क्लोज इंटरवल का। तो इसका आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और पासिंग पॉइंट दिया हुआ 3 2। पासिंग पॉइंट को हम एक्स और वाई कहते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। तो इस इक्वेशन में रखिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो जब आप पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे एक्स वाई की वैल्यू, तो देखिए एक्स की जगह 3 रख दीजिए और वाई की जगह 2 रख दीजिए। ये एक्स आगे होता है, वाई बाद में होता है। तो ये देखो आपको क्या निकालना है इसमें, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का 4a होता है। तो आपको देखो एक्स जब रखोगे और वाई जब रखोगे तो 4a डायरेक्ट आ जाएगा ना, यहाँ से 3 यहाँ आके डिवाइड कर देना। तो 4a तो निकालना है हमने। अगर ये निकालना होता फोकस तो हम इस 4 को भी डिवाइड कर देते, बट अभी तो लेटेस्ट रेक्टम ही निकालना है तो 4a ही निकालना है। तो ये 3 को वहाँ ले जाओ तो 4/3 आ जाएगा। अदरवाइज a निकालना होता तो ये 4 वहाँ जाता है, 4 से 4 कट के 1/3 इसका a आ जाता। और फोकस क्या होता है a,0, तो 4/3, 0 हो जाता। ठीक है, तो ये आपको लेटेस्ट रेक्टम पूछा था, 4/3 आएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट की जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए। तो देखो जब जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाती है तो ध्यान रखना जेड एक्सिस पे आपको पता है ना एक्स और वाई 0 हो जाएंगे। जैसे आपने 2D प्लेन पे पढ़ा है, जब एक्स एक्सिस होता है एक्स एक्सिस तो हम एक्स को तो रखते हैं बट वाई को 0 रखते हैं, ये पता है ना। और वाई एक्सिस होता है तो हम एक्स को तो 0 रखते हैं और वाई को रखते हैं। जैसे जब जेड एक्सिस होगा तो इसका मतलब जेड एक्स और वाई 0 होंगे और जेड होगा। तो जेड होगा तो देखो जब तुम इस पॉइंट का 5 12 -10 का डिस्टेंस निकालोगे तो 5 में से 0 को माइनस करना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 5 - 0 का होल स्क्वायर, 12 - 0 का होल स्क्वायर और z - z का होल स्क्वायर। तो z से z तो कट जाएगा क्योंकि z वाली लाइन पे तो -10 से कट जाएगा ना ये। तो z वाला कोऑर्डिनेट नहीं लेना होगा, सिर्फ ये 5 - 0 5 आ जाएगा और 12 - 0 12 आ जाएगा। यानी कि जब z एक्सिस बोले तो सिर्फ a और b के x और y के कोफिशिएंट लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे। लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला ये ठीक है। तो 13 आ गया। अगर मान लो y एक्सिस बोलते तो 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ले लेते आप, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, और अगर x एक्सिस बोल देते तो क्या होता, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट। समझ आया। तो इसका आंसर 13 है, डी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिमिट में से है। लिमिट की आइडेंटिटी देखो, ये कुछ ऐसी लिमिट है। अगर मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 रखूंगी ना तो 0/0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं रखना था, यहाँ पे ये आइडेंटिटी बनानी थी x की पावर n माइनस a की पावर n, फिर नीचे x माइनस a, बट नीचे x माइनस a नहीं है तो हमें ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये तो दिया x की पावर n -1 की पावर तो आप कितनी भी लो तो 7 है, तो यहाँ भी 7 लगा दी हमने। अब हमने नीचे भी तो यही बनाना है ना, x और a बनाना है। तो हमने क्या किया, 1 से प्लस किया और 1 से ही माइनस किया ताकि ये x और a यहाँ पे भी आ जाए। तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ना किया, 1 से प्लस किया 1 से माइनस किया, तो ये वाली फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो लिमिट लगती है, ये n जो होता है ये आगे आ जाता है, ये a जो होता है उस पर एक पावर कम हो जाती है। तो n कितना है आपका 7, a क्या है 1, इस पर एक पावर कम कर दो तो 1 की पावर तो कितनी भी लो 1 ही होता है, 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट भी लिमिट में से ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 4x अपॉन x², ये l के बराबर है, l को फाइंड करना था तो यानी लिमिट ही निकालनी थी। तो आपको 1 - cos 2x की आइडेंटिटी पता होगी। जैसे cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin² x - 1, सबको पता होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 कर रही हूँ यानी एंगल डबल कर रही हूँ तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा, तो यानी ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 तो वहाँ जाके प्लस हो गया ना, 1 + cos 4x क्या हो जाएगा 2 sin² x नहीं होगा, यहाँ डबल एंगल किया तो यहाँ भी डबल एंगल करना, 2 sin² 2x हो जाएगा और साथ में अपॉन में x² है। अब आपको साइन, अगर x डायरेक्ट 0 रखोगे ना तो 0/0 बन जाएगा। तो हमें साइन के साथ फॉर्मूला पता है, साइन के साथ साइन थीटा अपॉन जो थीटा साइन के साथ यहाँ होता है वही थीटा नीचे होना चाहिए और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है,
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो आंसर 1 आएगा। तो हमें इसे उसी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। देखो यहाँ स्क्वायर है तो हम इकट्ठा स्क्वायर ऐसे लगा देंगे, तो साइन के साथ थीटा क्या है 2x, तो जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा हमें नीचे लेना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने एक्स स्क्वायर में तो कुछ नहीं किया, बट 2 एक्स्ट्रा लिया है ना हमने, 2 का स्क्वायर नीचे, तो 2 का स्क्वायर नीचे लिया एक्स्ट्रा, तो 4 से हमें ऊपर भी लेना पड़ेगा। और ये जो 2 ये वाला है ये बाहर ले लिया लिमिट से, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन गई है पूरी। अभी बताइए ना मैंने, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया, और फिर उसके बाद इस पे स्क्वायर था, और ये 4 एज इट इज, और ये 2 भी एज इट इज, तो ये 8 आ जाएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। देखो वेरिएंस आपको ABCDE का दिया हुआ 2032, और आपको ना ये वेरिएंस निकालना है इन नंबर्स का, 3A + 2 3B + 2 3C + 2 3D + 2 3E + 2। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन वेरिएंस की प्रॉपर्टी लगानी थी आपको। तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो देखिए वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर वेरिएंस मुझे ABCDE का 2302 दिया है, तो अगर मैंने इन नंबर को सेम 3 से मल्टीप्लाई तो किया है, 3A 3B, इन ABCD को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3A 3B 3C 3D 3E। तो अगर हमने 3 से अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो वेरिएंस जो होता है ना, जो नया वेरिएंस आएगा 3A 3B का, वो जिससे भी मल्टीप्लाई किया होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो बाकी अगर हमने कुछ ऐड किया ऑब्जर्वेशन में, तो ऐड करने से वेरिएंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस उस नंबर का स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, ये ध्यान रखना। बट स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो स्टैंडर्ड, मान लो अगर 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 3 टाइम्स ही होगा, ठीक है। अगर हमने ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 टाइम होगा, बट जो वेरिएंस होगा उस नंबर का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि वेरिएंस 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। बट एडिशन करने से कोई भी नंबर हमने ऐड किया है तो उससे वेरिएंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 भी ऐड किया है, बट उससे वेरिएंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस हमने 3 मल्टीप्लाई किया है ना, तो वेरिएंस 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 डिवाइड किया होता तो 1/3 स्क्वायर टाइम्स हो जाता, यानी 1/9। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर टाइम पुराने वाले का, तो पुराना वाला इतना दिया है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाता है। यानी इसमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन होता, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वेरिएंस की जगह यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता तो आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते, नहीं पुराने वाले को, ठीक है। और अगर वेरिएंस दिया होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको इसका रूट करना पड़ता है, ये तो पता है ना। अगर ये वेरिएंस दिया होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के रूट करना होता, और 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। बट ये वेरिएंस दिया और वेरिएंस ही बोला है, तो वेरिएंस तो दे रखा है आपको, तो जिससे मल्टीप्लाई किया आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ना सबको, तो यानी कि इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर टाइम कर लेना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने इसी के साथ बता दिया आपको। बट अगर मीन होता क्वेश्चन में, बाई चांस मान लो इस क्वेश्चन में मीन होता, ये मीन दिया हुआ है आपको, तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से एडिशन भी किया, तो मीन को मल्टीप्लिकेशन से भी इफेक्ट पड़ता है और एडिशन से भी। तो पहले तो मीन को 3 से मल्टीप्लाई करते और 2 फिर ऐड भी करते, तो ये नंबर जो है अगर मीन वाला क्वेश्चन होता तो मीन में ये वाले नंबर में 3 मल्टीप्लाई भी करते और 2 ऐड भी करते, तो नया मीन आता, ठीक है। समझ आ गया होगा। वेरिएंस को लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन को भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगला देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जिस्टिव इवेंट है, PA + PB निकालना है आपको। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इसकी इंटरसेक्शन निकाले अगर हम, तो एक खाली सेट आएगा, यानी कि कहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। अगर हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करते हैं तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट जितने उसके सेट के अंदर और बी के, वो टोटल मिला के पूरे सैंपल स्पेस बन जाते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो तो प्रोबेबिलिटी ए और बी की कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अब क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनका टोटल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी A + B का टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो वेरिएंस वाले का आंसर क्या था, 18288 ये आया था ना, तो सी ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 7 persons asked to be seated in a row. The probability that 2 particular persons sit next to each other. 7 person को हमने क्या किया, एक रॉ में बैठाया और प्रोबेबिलिटी 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो मतलब 2 पर्सन जो है एक के साथ एक बैठेगा नेक्स्ट टू ईच अदर।
तो यहाँ पे देखो आपका क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी परमुटेशन लगानी थी। तो आपको पता है 7 आपको पर्सन्स को बैठाना ही, 7 प्लेसेस है हमारे पास, और हमें क्या कंडीशन दे दी, देखो ये तो हमें पता चल टोटल आउटकम हमारे फैक्टोरियल 7 बनेंगे, क्योंकि 7 में 7 पर्सन और 7 ही हमें बैठानी है। तो 7P7 को हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। अब हमें टोटल आउटकम तो मिल गए, बट इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन क्या दे दी कि हमें ऐसे बैठाना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव में 2 पर्टिकुलर पर्सन बैठेंगे। तो ऐसे कितने वाले कितने तरीके बनेंगे, इन 2 में बैठ गया, या फिर इन 2 में बैठ गया, या फिर इन 2 में बैठ गया, इन 2 में, या इन 2 में, या इन 2 में, यानी कि ऐसे 6 फैक्टोरियल बनेंगे, या फिर तो फैक्टोरियल बोल दो या P6 सेम होता है, ठीक है। इसको जब हम खोलते हैं ना तो यही आता है। और क्योंकि वो जो 2 पर्सन है वो भी तो आपस में एक्सचेंज होंगे, तो यानी कि 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो ये हमारे ऑप्शन है और ये टोटल है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 7 को कैसे, फैक्टोरियल 6 है ना, तो फैक्टोरियल 7 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 में, फिर 6 से 6 कट जाएगा, 2/7 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन, सी इसका आंसर। एजर्शन रीजन देखिए, एजर्शन रीजन में पहले एजर्शन को पढ़ लेते हैं। 8 आइडेंटिकल बॉल है जिसको हमने अरेंज किया 4 प्लेसेस में, और उसका आंसर जो आएगा 8C4V आएगा। तो यस 8 आइडेंटिकल बॉल है। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिकल बॉल है, सेम बॉल है, जब भी कोई चीज़ सेम होती है तो उन्हें तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं ना, कितने तरीके से। तो यहाँ पे अरेंजमेंट या ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो 8C4 आएगा, तो यस ट्रू है ये। उसके बाद इन्होंने बोला जब थिंग्स आइडेंटिकल होती है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाता है, यस ये भी ट्रू है। तो रीज़न भी इसी एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्योंकि ये आइडेंटिकल है इसलिए हमने परमुटेशन को ही क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया। तो यानी कि ये रीज़न ट्रू भी है और ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। एजर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू। 20 क्वेश्चन कहता है कि लिमिट साइन 10x अपॉन 10 5x की आप निकालोगे तो 1 आएगा। तो पहले हम इसकी लिमिट निकाल के देखेंगे। तो देखो लिमिट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना होता है। तो साइन थीटा के साथ यहाँ 10x है ना, तो मैं नीचे 10x बनाऊंगी। तो 10x आपने एक्स्ट्रा लिया तो इस 10x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम ऐसी 10 के साथ भी ये एंटी लगती है। 10 थीटा जो होगा वही थीटा अगर नीचे आ जाए और लिमिट x टेंस टू 0 या थीटा टेंस टू 0 हो जाए, 5 10 जो भी थीटा वो 0 बन जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो x अगर 5x टेंस टू 0 तो x टेंस भी 0 ही होगा, है ना। तो हमें साइन थीटा यहाँ है तो यहाँ भी थीटा लाना है। तो ये लाने के लिए हमने यहाँ से इससे डिवाइड भी किया और इससे मल्टीप्लाई किया। सेम ऐसे यहाँ भी थीटा से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। तो ये तो देखो ये पूरा 1 बन जाएगा, है ना, और ये भी 1 बन जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या बचेगा, x कट गया 10/5। तो ये आंसर आएगा 2, जबकि इन्होंने आंसर दिया है 1। तो ये तो फॉल्स हो गया ना। बट रीज़न सही बता रहा है कि साइन x अपॉन x अगर होता है तो ये लिमिट x टेंस टू 0 होगी। थीटा जो होगा ना उसी पे लिमिट लगती है, टेंस टू 0, तो वो 1 होता है और 10 पे भी लगता है। तो ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये आंसर 2 आया होता ना तो ये रीज़न भी करेक्ट होता और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होता, तब ये आंसर होता। बट यहाँ पे क्योंकि 1 आ गया ना आंसर, तो हमारा आंसर तो 2 आ रहा है ना, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो जब ये फॉल्स हो, एजर्शन और रीज़न ट्रू हो, तो आपको आंसर डी ऑप्शन में मिलेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए उन्हें ये क्वेश्चन पेपर तो अच्छी तरह से करना ही करना है। उसके अलावा जो सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप जाके अच्छी तरह से देखिए। सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर किए गए, जैसे इसमें कर रही हूँ। बाकी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो बताना कि कितना आपने सही किया है, कमेंट में आंसर देना। सेक्शन बी इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके सेक्शन बी को करेंगे।